Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. In this video, we are going to discuss the topic of Unit First, and it is for BSc first year Physics students, and this is lecture number 9. यूनिकनेस थ्योरम, अद्वितीयता प्रमेय। तो क्या होती है यूनिकनेस थ्योरम, अद्वितीयता प्रमेय? तो इसको हम समझने का प्रयास करें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइंग गिवन बाउंड्री कंडीशंस हैज ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। यानी इस प्रमेय के अनुसार एक लाप्लास समीकरण है जो दिए गए सीमांत प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है, तो उसका केवल एक और एक हल ही हो सकता है, अर्थात अद्वितीय हल होता है। लाप्लास इक्वेशन इज गिवन बाय डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। फाई क्या है? पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल, where phi is electric potential. Now consider that the solution of equation 1 यानी लाप्लास इक्वेशन का जो है it is not unique। अब उल्टा मान के चलते हैं हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि लाप्लास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो अद्वितीय नहीं है, यूनिक नहीं है। एंड द टू सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन आर φ1 एंड φ2, और इसके जो दो हल है वो φ1 और φ2 है। Both solutions are lying within the boundary region, दोनों ही सीमांत क्षेत्र के अंदर हल है। बट सेटिस्फाइंग द बाउंड्री कंडीशन, लेकिन सीमांत प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। यानी सीमा पर जैसे ही हम पहुंचते हैं, बाउंड्री पर पहुंचते हैं, तो φ1 इजिकल टू φ2 हो जाता है और डेल φ1n इजिकल टू डेल φ2n हो जाता है, वेयर डेल φn रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशियल ऑफ फाई नॉर्मल टू द सरफेस। यानी पृष्ठ के अभिलंबत फाई के अवकलज को निरूपित करता है डेल फाई एन, यानी अभिलंब अवकलज कहलाता है। सिंस लाप्लास इक्वेशन इज द लीनियर इक्वेशन, यह रेखीय समीकरण है लाप्लास इक्वेशन, सो इफ φ1 एंड φ2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और φ1 और φ2 दो इसके सॉल्यूशन है, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों का रेखीय संयोजन भी, डेट इज φ1 को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो α1, φ2 को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें α2, और दोनों को ऐड कर दें, यानी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मस्ट आल्सो बी ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यह भी लाप्लास इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होती है, रेखीय समीकरण होती है। तो डेल स्क्वायर φ1 इक्वल टू 0 है, डेल स्क्वायर φ2 इक्वल टू 0 है, तो डेल स्क्वायर इसको α1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ इसको α2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, और डेल स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो α1 φ1 प्लस α2 φ2, तो यह भी इसका एक सोल्यूशन हो गया, क्योंकि डेल स्क्वायर और इसका मान 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन होगा। अब हम α1 और α2 कांस्टेंट है, उसके मान कुछ भी ले सकते हैं। इफ α1 इक्वल टू 1 एंड α2 इक्वल टू -1, देन डेल स्क्वायर φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू 0, और φ1 माइनस φ2 को हम फाई ले लें तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू φ1 माइनस φ2। अब हम एक ग्रीन्स थ्योरम होती है, ग्रीन प्रमेय, उसका उपयोग करेंगे। सरफेस इंटीग्रल शाई डॉट डेल शाई डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट शाई डेल बी। ये तो सरफेस इंटीग्रल को हमने वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज किया है। अब डेल डॉट, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मान निकाला तो ये हो जाएगा शाई डेल स्क्वायर शाई प्लस डेल शाई डॉट डेल शाई, और डेल शाई डॉट डेल शाई हो जाएगा मॉड डेल शाई का होल स्क्वायर। तो ये आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो, ये ग्रीन्स थ्योरम है, इस ग्रीन प्रमेय का उपयोग करेंगे। और शाई यहाँ कोई स्केलर फंक्शन है, अदिश फलन है, तो ये हमने बताया है यहाँ
कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे चेंज करते हैं। सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ए डी वी, उसका उपयोग हमने यहाँ किया है। फिर डेल डॉट कोई भी स्केलर क्वांटिटी स्मॉल है और कैपिटल ए वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ इसका उपयोग किया है, तो वो होता है ए डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल ए। यूजिंग शाई इज इक्वल टू फाई इन इक्वेशन 4 वी गेट, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ हम देखें सरफेस इंटीग्रल है, तो सरफेस इंटीग्रल में ये जो डेल शाई है, डेल फाई, और ये फाई, दोनों के मान सरफेस पर होंगे। यानी सरफेस इंटीग्रल का मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यूज है वो सरफेस पर ले रहे हैं, हम पृष्ठ पर ले रहे हैं। तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन फाई 1 इक्वल टू फाई 2 डेट इज फाई इक्वल टू 0, एक पहली ये हो गई, और दूसरी डेल फाई 1 एन इज इक्वल टू डेल फाई 2 एन, क्योंकि ये डेल फाई ये भी 0 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसलिए डेल फाई भी 0 होगा। तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा दोनों बाउंड्री कंडीशन से। तो LHS में है ये दोनों 0 हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड टर्म 0 हो गई। एंड आल्सो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर फाई 0 है ही है, तो इसमें डेल स्क्वायर फाई 0 हो गया और इधर की टर्म भी 0 हो गई। इसका मतलब ये इक्वेशन बची। तो RHS में वी गेट वॉल्यूम इंटीग्रल मॉड डेल फाई होल स्क्वायर डी वी इक्वल टू 0। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसका मान 0 है, तो वॉल्यूम आर्बिट्रेरी है, आयतन स्वच्छ है। आयतन के किसी भी मान के लिए, वॉल्यूम के लिए किसी भी वैल्यू के लिए इसका मान 0 आता है। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेंट है, समाकल्य, वो 0 होना चाहिए। तो ये 0 हो गया, तो ये स्क्वायर 0 है, तो डेल फाई भी 0 हो जाएगा। दस फाई इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2, जो कि ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि किसी का डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो एक कांस्टेंट एट द बाउंड्री ऑफ द रीजन, जो क्षेत्र हम ले रहे हैं उसकी सीमा पर, फाई 1 इक्वल टू फाई 2 है, तो बाउंड्री कंडीशन लगा दें फाई 1 इक्वल टू फाई 2, तो इसका मतलब C इक्वल टू 0 आ गया, यानी कांस्टेंट का मान 0 आ गया। तो इसका मतलब फाई इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2 इक्वल टू 0, तो फाई 1 इक्वल टू फाई 2, यानी अद्वितीय हल होगा। तो शुरू में हमने माना था फाई 1 और फाई 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, इनके मान अलग अलग हैं, लेकिन अंत में हमने सिद्ध किया कि फाई 1 का मान फाई 2 के बराबर होता है। यही यूनिकनेस थ्योरम है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड कंडक्टर्स, कोई भी चालक है उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, यानी उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा उसको हम समझना चाहते हैं। यानी उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका अंदर जो चार्ज है वो कहाँ जाएगा या वहीं रहेगा। व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चालक है जब उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, द चार्ज ऑफ द कंडक्टर स्टार्ट टू रीडिस्ट्रीब्यूट, तो चालक का जो आवेश है वो पुनर्वितरित होने लगता है, प्रारंभ होने लग जाता है। कैसे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र हम ई नॉट लगा रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो वो विपरीत दिशा में गति करेंगे। एंड पॉजिटिव चार्ज मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और पॉजिटिव चार्ज पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, अगर Q पॉजिटिव है तो F इज इक्वल टू क्यू ई, जो E की डायरेक्शन होगी वो F की होगी, और इलेक्ट्रॉन के लिए होता है F इज इक्वल टू माइनस ई, स्मॉल ई इंटू ई, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है धनात्मक आवेश, उसका मूवमेंट राइट साइड में होगा। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज विल कंटिन्यू टिल,
अब ये इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आवेश का जो पुनः वितरण है वो कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ई नॉट इज इक्वल टू माइनस ई सी न हो जाए, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड के मान मैग्नीट्यूड में बराबर न हो जाए। अब ई सी क्या है, वेयर ई सी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, यानी इस कंडक्टर के अंदर जो प्रेरित आवेश है, कौन से प्रेरित आवेश, जो धनात्मक आवेश राइट साइड में शिफ्ट हुआ और जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुए, तो वो जो चार्जेस हैं वो इंड्यूस्ड चार्जेस होंगे। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन इस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के परिमाण में बराबर ना हो जाए, मैग्नीट्यूड में बराबर ना हो जाए, तब तक ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे तो फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होना बंद हो जाएगा। Therefore, the total electric field inside the conductor is given by total electric field E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन अप्लाई कर ही रहे हैं और बाहर इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और उत्पन्न हो गया ई सी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट प्लस ई सी, और ई नॉट और ई सी के बीच रिलेशन ये है तो उसके कारण ये मान हो जाएगा 0। Thus the total electric field inside the conductor when it is placed inside a uniform electric field is 0। यानी किसी चालक को जब हम सम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अंदर कुल या नेट विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। Now, if we consider a Gaussian surface in a conductor placed in a uniform electric field, यानी कोई कंडक्टर जिसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसके अंदर अगर हम एक कोई गाउसियन सरफेस लेते हैं, गाउसीय पृष्ठ लेते हैं, तो गाउस लॉ से क्या होगा, गाउस थ्योरम से क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 हो जाएगा, यानी क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। Thus there is no charge inside the conductor, यानी चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। इसका मतलब यही हुआ, इट मीन्स होल चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी सारा आवेश उसके पृष्ठ पर उपस्थित होता है, अंदर उसके कोई आवेश नहीं होता है। अब एक मेथड है, विधि है, इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड, विद्युत प्रतिबिंब विधि। क्या होती है ये, कहाँ काम आती है, इसकी जरूरत क्या होती है? दिस मेथड इज यूज टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स वेयर इट इज नॉट इजी टू फाइंड ई एंड बी, यानी जो भी जटिल समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं, जहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड और वी पोटेंशियल को ज्ञात करना आसान नहीं होता है। ऐसी जटिल समस्याओं में हम इस विधि का उपयोग करते हैं। अब क्या होती है विधि? द मेथड इज एज फॉलोज, यह विधि इस प्रकार है। सपोज वी हैव ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड कंडक्टर्स, यानी हमारे पास आवेशों का एक वितरण है और चालक है। सर्च आउट एन अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी चार्जेस, तो हम काल्पनिक आवेशों की एक ऐसी व्यवस्था को विचार में लेते हैं, नॉट लोकेटेड विद इन द रीजन इन विच द पोटेंशियल टू बी डिटरमाइंड, लेकिन वो जो इमेजिनरी चार्ज है वो उस क्षेत्र में स्थित नहीं है जहां पर हमें विभव का मान निर्धारित करना है। अब वो जो इमेजिनरी चार्जेस का जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार होना चाहिए, सच डेट दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस together with the actual specified distribution of charges reduces potential to fixed value on all conductors। यानी हम एक काल्पनिक आवेशों की एक ऐसी व्यवस्था का चुनाव करते हैं कि वो और जो वास्तविक आवेशों का जो वितरण है दोनों मिलकर उन चालकों पर पोटेंशियल को, विभव को एक निश्चित मान पर ले आते हैं, यानी उनका मान एक फिक्स्ड हो जाता है, उन पर कांस्टेंट हो जाता है। These imaginary charges are referred as electrical image of the original charges। तो ये जो काल्पनिक आवेश है जो वास्तव में नहीं होते, केवल कल्पना कर रहे हैं, वो जो मूल आवेश है उनके विद्युत प्रतिबिंब के रूप में माना जा सकता है।
द नेसेसरी कंडीशंस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड आर एज फॉलोज, यानी जो विद्युत प्रतिबिंब विधि है उसका उपयोग करने के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है या आवश्यक शर्त है वो इस प्रकार है। द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर मस्ट रिमेन द सेम, जो चालक है उसका विभव समान रहना चाहिए। द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंट पॉइंट्स मस्ट रिमेन द सेम, यानी अनंत दूरस्थ बिंदुओं पर भी विभव का मान समान रहना चाहिए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इन द ओरिजिनल फील्ड, मूल क्षेत्र में जहां पर चार्जेस उपस्थित हैं, ओरिजिनल चार्जेस, वहां किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान एक समान रहना चाहिए। तो ये कंडीशन लागू होनी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम क्या लेते हैं, एक कंडक्टिंग प्लेन है, एक चालक तल है और उसके पास में एक पॉइंट चार्ज है। तो इन दोनों के कारण हम एक किसी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो ए पॉइंट चार्ज नियर ए कंडक्टिंग प्लेट, एक चालक तल के निकट एक बिंदु आवेश। लेट अस कंसीडर ए चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट ए। तो ए पर हम एक चार्ज प्लस क्यू लेते हैं नियर टू ए कंडक्टिंग प्लेन BC, जो कि एक चालक तल BC के निकट है। ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण के कारण, नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ओवर द सरफेस ऑफ BC, इस BC के पृष्ठ पर ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है या प्रकट हो जाता है। बट वी डू नॉट नो द सरफेस डेंसिटी ऑफ दिस चार्ज, ये जो आवेश यहाँ प्रकट हुआ उसका पृष्ठ घनत्व क्या है या पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा कितना है, उसके बारे में हमें नहीं पता। तो इस चित्र में हमने समझाया है कि हम एक चार्ज की कल्पना करते हैं, आवेश की, -q की, जो कि इस कंडक्टिंग प्लेन से उसी डिस्टेंस पर दूसरी ओर स्थित है जिस दूरी पर +q चार्ज ओरिजिनल फील्ड, मूल क्षेत्र में स्थित है। यानी O से A की जो दूरी है वही O से A' की दूरी होगी। तो -q चार्ज वास्तव में नहीं है, हमने इसको कल्पना के रूप में माना है कि ये इमेजिनरी चार्ज है। अब क्या कंडीशन थी, दोनों चार्ज मिलकर इस कंडक्टर पर पोटेंशियल को क्या कर देंगे, एक फिक्स्ड वैल्यू कर देंगे। तो +q के कारण यह पोटेंशियल कितना होगा और -q के कारण जो पोटेंशियल होगा इसके किसी पॉइंट पर, तो दोनों सेम होंगे, लेकिन +q के कारण पॉजिटिव होगा और -q के कारण नेगेटिव होगा और सेम होंगे। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कुल पोटेंशियल दोनों का सम, जो कि 0 हो जाएगा। 0 यानी फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगा, एक निश्चित मान हो जाएगा। तो इस प्रकार +q के लिए हमने एक इमेजिनरी चार्ज -q का चुनाव किया है। तो BC की जगह हम एक -q चार्ज ले सकते हैं। तो -q और +q के कारण इस बिंदु पर जो भी पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो वही होगा जो इस +q चार्ज और इस कंडक्टर BC के कारण होगा। Hence, it is very difficult to calculate V and E at any point P. तो P पर विद्युत क्षेत्र और पोटेंशियल का मान ज्ञात करना मुश्किल है, क्योंकि BC पर जो आवेश घनत्व है वो कितना होगा उसके बारे में हमें नहीं पता। But the method of images makes it possible because the whole of this induced charge can be replaced by a single point charge -q at A'। लेकिन जो विद्युत प्रतिबिंब विधि है ये इसको संभव बनाएगा, क्योंकि ये जो सारा प्रेरित आवेश है उसे हम एकल बिंदु आवेश -q से प्रतिस्थापित कर सकते हैं A' पर, यानी बाय इलेक्ट्रिकल इमेज ऑफ +q एट A, यानी +q जो A पर है उसकी विद्युत प्रतिबिंब द्वारा।
ए शॉन इन फिगर, जो चित्र में दर्शाया गया है। लेट 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बी सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 2a। अब वो दोनों 2a डिस्टेंस पर है। देन पोटेंशियल एट p ड्यू टू दिस चार्जेस इज गिवन बाय Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, और माइनस क्यू के कारण हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन r डैश, जहां r a से p की डिस्टेंस है और r डैश a डैश से p की डिस्टेंस है, in which r and r dash are the distances of p from plus q and minus q respectively. If point p lies on the conducting plane BC, अब p बिंदु conducting plane BC पर है, then r equal to r dash हो जाएगा and potential there is 0. r equal to r dash है तो potential का मान वहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. So the boundary condition is that, तो सीमांत प्रतिबंध क्या हुआ या सीमा बंधन क्या हुआ, the potential is 0 all over the conducting plane BC, यानी जो चालक तल है BC उसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान 0 होता है। अब हम प्लस क्यू और माइनस क्यू से पोटेंशियल ज्ञात करेंगे, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P फ्रॉम ट्राइंगल AP A डैश, कोसाइन लॉ लगाएंगे, r डैश स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ar कोस थीटा, तो r डैश इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा, तो r डैश का मान इसमें रख देंगे तो ये पोटेंशियल हो जाएगा P पर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल कंपोनेंट त्रिज्य घटक और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट स्पर्शरेखी घटक। द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय ER इज इक्वल टू डेल्टा VP अपॉन डेल्टा R। VP का मान रख दिया और R के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो इसको R के रेस्पेक्ट में किया तो इस 1/r को किया तो -1/r स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस पहले से है ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस पावर 1/2, तो जैसे x की पावर n का करते हैं तो n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, -1/2 है तो -1/2 बाहर हो जाएगा और पावर हो जाएगी -1/2 -1, तो -3/2, उसको नीचे ले जाएंगे तो वापस यही आएगा। फिर अंदर वाली टर्म का करेंगे, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r और 4ar cos थीटा का हो जाएगा 4a cos थीटा, तो 2 कॉमन ले लिया और 1/2 वाले 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट स्पर्शरेखी घटक ई थीटा इज इक्वल टू -1/r डेल्टा VP अपॉन डेल्टा थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P नॉर्मल टू दी प्लेन BC, यानी जो तल है BC उसके अभिलंबत बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E नॉर्मल इज इक्वल टू ER का कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो ER cos थीटा होगा, और ई थीटा का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा ई थीटा साइन थीटा, तो हमको राइट हैंड साइड में डायरेक्शन लेनी है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ER cos थीटा और ये नेगेटिव आएगा ई थीटा साइन थीटा, तो ER ई थीटा के मान रख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको वापस r डैश के रूप में लिख देंगे तो ये आ जाएगा। अब P पॉइंट अगर कंडक्टिंग प्लेन पे है, ऑन द कंडक्टिंग प्लेन BC r इक्वल टू r डैश, therefore the normal component of electric field at the conducting plane हो जाएगा En at BC, तो r इक्वल टू r डैश रख दें, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टिंग प्लेन, चालक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय En इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले हम याद कर चुके हैं, कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो यहाँ पे भी चार्ज कंडक्टर है BC, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड En इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टिंग प्लेन ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, यानी जो प्रेरित आवेश है उस चालक तल पर उसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो इससे सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट En, और En का मान ऊपर से रख देंगे तो सिग्मा का मान आ जाएगा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व ये होगा, नेगेटिव होगा, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। This shows that
surface density of induced charge is inversely proportional to the cube of the distance from the point charge, यानी 1/r³ आ रहा है, इसलिए r के घन के व्युत्क्रमानुपाती है. Therefore the amount of induced charge is largest near the foot of the perpendicular OA. जो परपेंडिकुलर OA हमने डाला है तो उसका फुट जो होगा O पर, जो पेंदा होगा, वहां पर R का मान बहुत कम होगा, तो जो प्रेरित आवेश है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज एंड द कंडक्टिंग प्लेन. जो आवेश है +q और जो चालक तल है उनके मध्य बल. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन +q चार्ज at A and the induced charge on the conducting plane BC is the same as that between +q at A and -q at A'. यानी जो +q चार्ज है और जो चालक तल पर चार्ज है, दोनों के बीच बल, फोर्स या आकर्षण बल वही होगा जो +q चार्ज और -q चार्ज के बीच होगा. तो इसका मान क्या होगा? F = 1/4πε0 q1 q2/r². तो q -q और r का मान 2a है, दोनों के बीच डिस्टेंस. इसको सिंप्लीफाई किया माइनस, तो ये इक्वेशन, ये मान प्राप्त हुआ. माइनस साइन क्या शो करता है? कि आकर्षण बल है. थैंक यू.